लहरों से तुम जा टकराओ, लहरों से तुम जा टकराओ, तूफानों पर वार करो। लहरों से तुम जा टकराओ, तूफानों पर वार करो। दूसरों का छोड़ो चक्कर, तैर के दरिया पार करो। नमस्कार, मास्टर प्लान पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि लॉ एंड जस्टिस यानी कि कानून और सामाजिक न्याय क्या है। इस बारे में पूरी बातें हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस बुक के माध्यम से क्या जानकारी एनसीईआरटी हमें देना चाह रहा है या हमारे लिए क्या उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो लिखा हुआ है कानून और सामाजिक न्याय, यानी कि कानून क्या है और सामाजिक न्याय क्या है, इस बात को हम जानें। कानून की जब हम बात करते हैं तो कानून यानी कि जो संप्रभु का आदेश होता है, यानी लॉ क्या है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी संप्रभु जो आदेश देता है वही कानून होता है। और कानून क्या है भाई, जो भारत की अगर बात करें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ का संविधान सर्वोच्च है, इसीलिए जो कानूनों की जननी है वो संविधान है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है पूरी बातें। मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी। क्या आपने कक्षा 7 का बाजार का एक कमीज याद होगा। वहां हमने देखा था कि बाजारों का श्रृंखला किस तरह काम और उत्पादन को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले ग्राहकों से जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हम हर मोड़ पर क्रय विक्रय चल रहा था। आपने ये देखा था, यहाँ क्लास 7 की बात की जा रही है कि किस प्रकार से वहां पर श्रृंखला जो है जोड़ती है। आगे हम देखते हैं कि कपास पैदा करने वाला छोटा किसान और इरोड़ के बुनकर का कपड़ा निर्यात करने के मजदूर, कमीज के उत्पादन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता है। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हों, उपभोक्ता हों या उत्पादक हों। लोगों को इस तरह के शोषण से बचने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए। इस बात को आपने पूरा देखा। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मामला कौन सा है? मसला मजदूरी के मेहनताना का है। लिखा है निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते हैं और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते हैं। मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत है। मजदूर को मेहनताना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है, यानी कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट बना हुआ है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, उसमें परिवर्तन किया जाता है, यानी कि उसमें परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट पेज की हम बात करें तो नेक्स्ट पेज पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज कि हम शुरुआत करते हैं कि जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उस तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंध को इस तरह संचालित किया गया है कि उनसे में से किसी का शोषण ना हो, यानी कि मजदूर के लिए, यानी कि उत्पादक के लिए, यानी कि उपभोक्ता के लिए, सभी लोगों के लिए जो है कानून बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक फिगर में जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है टेक्सटाइल फैक्ट्री है जहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं। यहाँ जो फिगर शो हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं, देखिए उसमें क्या लिखा है। अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूर बिजली से चलने वाले कपड़ों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशकों में ज्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे। पावरलूम बिजली से चलने वाला करघों को कहते हैं। वह 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। इन कारों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ जो है के साथ बाहर के जो श्रमिकों को भी काम लगाते हैं। पर यह जानी हुई बात है कि बिजली ना चलने वाले करघों में कार्य स्थितियां बहुत खराब होती हैं।
कार्य स्थिति अर्थात यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये जो है हमने इस फिगर के बारे में समझा। आप नीचे देख सकते हैं एक तालिका बना हुआ है। इस तालिका संख्या 1 में कहा गया है कि विभिन्न पक्षों की सुरक्षा के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून दिए गए हैं। उनमें से दिए गए कॉलम 2 और कॉलम 3 में बताया गया है कि ये कानून क्यों और किसके लिए जरूरी है। कक्षा में चर्चा के आधार पर इस तालिका के खाली स्थानों को भरना है। कल जो है प्रीवियस वीडियो में भी हमने इस बात को डिस्कस किया था। यहाँ पर कानून दे सकते हैं, इसकी जरूरत क्यों है और यह कानून किसके हित में है, ये बातें बताई गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूनतम मेहनताना कानून, इसमें वह निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सारी मेहनताना नहीं देते थे। क्योंकि मजदूरों को काम की जरूरत होती है, इसलिए वे सौदेबाजी भी नहीं कर पाते हैं और बहुत कम मजदूरी पर भी काम करने के तैयार हो जाते हैं। यह कानून सारे मजदूर, खास तौर से खेत मजदूर, निर्माण मजदूर, फैक्ट्री मजदूर, घरेलू मजदूर आदि के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। इतनी बातें हमने देखा कि ये कानून जो है क्यों बनाए गए हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है। नेक्स्ट जब आप बात करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो है पेज जहां पर एक बच्ची है जो बर्तन धुल रही है और एक लड़का आप देख रहे हैं जो केतली में चाय जो है लेकर दुकान पे खड़ा हुआ है। इस प्रोसेस को अगर हम पढ़ें तो हम देख पाएंगे कि कानून बना देना ही काफी नहीं होता है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाए बहुत जरूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों के जो है हाथों में जाता, जब कोई ताकतवर बनाया जाए तो उसे लागू करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण उदाहरण के लिए प्रत्येक मजदूर को उसकी वेतन मिले या सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उससे सजा देनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्यवाही के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक की इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत जरूरी होता है कि संबंधित कानून की अच्छी तरह से लागू किया जाए। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियमित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानून का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बदुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। व्यवहार में यह कानून किस तरह सामने आता है, ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबंधित करते हैं, इस अध्याय में हमने ऐसे कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे। इतनी बातें हमने देखा। एक यहाँ पर बच्ची बैठी हुई है, 4 लाइन उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2016 में संसद ने बाल श्रम यानी प्रतिबंध एवं विनिमय अधिनियम 1986 से संबंधित जो है संसद में बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में संशोधन किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजन की अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल का नाम है, देखिए आप देख सकते हैं, pencil.gov.in प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल प्रारंभ हुआ। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने चाइल्ड टेकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। इतनी सारी बातें हमने देखा और अब हम एनसीईआरटी में और देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में देखते हैं।
पूरा मामला क्या है, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी एक महत्वपूर्ण केस है जिसमें बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। यहाँ देख सकते हैं आप भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जो है, महिलाएं किस तरह से महिला परेशान है, आप इसको देख सकते हैं। जो फिगर है कितनी समस्या हो गई थी, लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि जो है 24 साल पहले भोपाल में दुनिया के सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 सितंबर 1984 को रात 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसने लगी। यह बेहद जहरीली गैस होती है। इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान करीब 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगी। अगली सुबह क्या हुआ देख सकते हैं आप फिगर में, कितनी भीषण आग लगी हुई है। 3 दिन के भीतर 8000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है भाई सामूहिक अंतिम संस्कार कैसे किया गया, कितने बड़े पैमाने पर लोग एक्सपायर हुए थे। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने गंभीर हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते हैं। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आंखों की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबो गरीब विकृतियां पैदा हो रही हैं। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़कियां इस बात का उदाहरण है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बताया जा रहा है कि यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नजरअंदाज किया था। 2 सितंबर की त्रासदी से बहुत पहले ही कारखानों में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी जबकि बहुत सारे घायल हुए थे। इतनी बातें आपने देखा भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित, और इसके बारे में हम जानकारी अगर मिलेगी अगले पेज पे हम देखते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्या और महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। समूहों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी से जीवित बच निकले वालों लोगों में इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। आगे अगर हम देखें और क्या लिखा है, यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। ये रसायन रिस कर जमीन में आ जा रहे हैं, जिससे यहाँ का पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र क्या हो गया है, यह संयंत्र केमिकल्स नामक कंपनी के कब्जे में है। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संयंत्र डाओ एक केमिकल्स नामक कंपनी के जो है कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे पशु जो है बैठे हुए हैं। यूनियन कार्बाइड संयंत्र के इर्द गिर्द बिखरे जो है रसायन हैं, उनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे बिखरे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, जहाँ पर ये सब गाय खड़ी हुई हैं। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन, भाई क्या नाम है यूनियन कार्बाइड के, उस समय चेयरमैन थे, उनका नाम याद रखेंगे, एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया। ये बातें भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम आगे देखें अगर, तो एक लिखा है, क्या देखें, एक मजदूर की क्या कीमत होती है। इस बात को हम समझेंगे कि मजदूर की भाई क्या कीमत होती है। ठीक, देख सकते हैं आप, अगर
यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए पैसेज में, विदेशी कंपनियों ने के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहां के मजदूरों को ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं बल्कि यहाँ के मजदूर ज्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीजों पर भी खर्चे की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इस तरह ये कंपनी यहाँ कम लागत पर ज्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। ये बात है कि जो है विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ जो है लगा रही थी। आगे नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम, लागत में कटौती के तरीके इसके खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या कम थी। 1980 से 1984 बात इसको याद रखेंगे, कब से कब तक की बात है। 1980 और 1984 के बीच मिल संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। मिल जो है मिल कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का पद भी समाप्त कर दिया गया था। ये रही जो है बातें कहाँ से जुड़ी हुई, जो यूसी कंपनी थी इससे जुड़ी हुई, यानी कि यूनियन कार्बाइड। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे जब हम आते हैं तो हम देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर लिखा गया है कि यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फर्क जानने के लिए नीचे पढ़ें। क्या पढ़ना भाई, सुन लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए। पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका के कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल की यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिमी वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर जो है क्या होता था, यहाँ पर देख सकते हैं। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अलग अलग देशों के लिए बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों हैं, और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है। इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज्यादा नहीं माना जाता है। एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह दूसरा मिल जा सकता है। ये हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी बड़ी ज्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले ना जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्य स्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इसी तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों को बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज आती हैं। आगे हम बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। भाई सुरक्षा कानूनों का कार्यान्वयन क्या है इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाकों में खोलने पर इन्हें कोई एतराज नहीं था। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में जो है मिग उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र से लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीक या ज्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक
कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है, तब भी निरीक्षक के कान पर जू तक नहीं रेंगी। कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के लिए हितों की सुरक्षा करने के बजाय सरकार और निजी कंपनियां दोनों ही उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज करती रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि कानून बनाने और उनको लागू करने वाली जो है कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनियां दावे ही उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज करती जा रही हैं। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है कि जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायिक नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं तो मजदूरों के अधिकारियों की रक्षा करने वाले सख्त कानून और उनके ज्यादा बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत और बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट पैसेज में क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून क्या क्या बनाए गए हैं। चलिए इस बात को समझने का प्रयास करें। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत सारे जो है कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमजोर थी। पर्यावरण को एक मुक्त जो है चीज माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। चाहे नदियां हो, हवा हो या भूमिगत पानी हो, पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। धीरे सुरक्षा मानकों से न केवल यूरेनियम कार्बाइड को फायदा मिला बल्कि उसमें प्रदूषण से भी निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया है। कई लाख ऐसे लोग कारखाने में निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे जो इस कारखाने में किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितनी भी कमजोर हो वे केवल मजदूरों से ही संबंधित है। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो औद्योगिक दुर्घटना के कारण घायल होते हैं। पर्यावरण की अगर हम बात करें तो पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य आवेदकों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए हैं। अब नए कानून क्या बनाए हैं देख सकते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है प्रदूषण फैसले वालों को भी जिम्मेदार माना जाने लगा है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इससे प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी सम्मिलित है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे। आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं। भोपाल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंडपंपों को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया है और भी स्थानीय लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास साफ पानी का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है। ये बातें रही। अब अगले पेज पे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगले पेज पे। जन सुविधा के रूप में पर्यावरण की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप क्या है पर्यावरण से संबंधित बातें जो है। हाल ही के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई बड़े जो है अहम आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेश से लोगों को रोजी रोटी पर भी बुरा असर जो है पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया है कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर के बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इसमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। इन कारखानों में जो है दूषित कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि कई कारखाने जो हैं वो दूषित कर रहे थे। इन कारखानों में गंदगी से यमुना नदी की जो है भी दूषित हो रही थी क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालतों की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई।
कारखानों को बंद होने जाने से बहुत सारे मजदूर को रोजगार जो है खत्म हो गया। बहुत को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा। जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था, अब प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही थी। इलाके जो है प्रदूषित होने लगे। मजदूरों की सुरक्षा संबंधित स्थितियों का मुद्दा अभी भी वैसा ही था। भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर हुए ताजा अनुसंधान से यह जो है स्पष्ट हो गया है। यह बात सामने आई है कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करते हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबी की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। इसलिए उनमें से बहुत को या तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ सकती है। जहां एक तरफ सरकार पर्यावरण के बारे में जागरूकता जो है बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में जो है ज्यादा चिंता बढ़ रही है। अब आम चुनाव की बात करें तो आम चुनौती ऐसी है जैसी कि जिनमें स्वच्छ वातावरण तथा सभी आम चुनौती ऐसी है समाधान ढूंढने की है जिसमें स्वच्छ जो है वातावरण लाभ जो है सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह भी है कि हम कारखानों में ज्यादा स्वच्छ तरीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों के प्रोत्साहन और मदद से उसे प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना करना होगा। इस तरह मजदूरों के रोजगार भी बच पाएंगे और समुदायों के मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा। तो ये बातें थी, इतना आपने देखा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो जा रही हैं उससे कितना जो है प्रदूषण हो रहा है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक आप देख ले सकते हैं कि गाड़ियों के उत्सर्जित धुआं पर्यावरणीय प्रदूषण को बड़ा एक स्रोत है। ठीक है, 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया है कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी ईंधनों का इस्तेमाल करेंगे। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण में काफी गिरावट आई है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर जो है काफी ऊंचा है। ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बसों कारों के कारण पैदा हो रहे हैं। अब बंद कारखानों के बाहर जो है परेशान मजदूर आप यहाँ देख सकते हैं कि रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ी मजदूर करने लगते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से ही छोटे कारखाने में काम मिलता है जहां की हालत पहले से भी ज्यादा शोषण भरे होते हैं और जहां कानूनों की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर होती है। ये महत्वपूर्ण बातें थी। यहाँ नीचे भी देख सकते हैं स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बताया गया है कि क्या है भाई, विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में ले जाते हैं ताकि इन देशों में जो है कमजोर कानूनों का फायदा उठा सके और अपने देशों को साफ सुथरा रख सके। दक्षिण एशियाई देश खास तौर से क्या है भाई, खास तौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है एक कीटनाशक जो है एस्बेस्टॉस बनाने वाले या अगले शीशे को संबंधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर जो है अपने यहाँ बुला रहे हैं। ये बातें थी। मुझे पूरा जो है क्लास ये एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 पूरा था। अब एक निष्कर्ष है, निष्कर्ष को हम देख लेते हैं। इसी के साथ वीडियो हो जाएगा समाप्त। निष्कर्ष को देख लिया जाए, चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना, यहाँ आप निष्कर्ष को देख सकते हैं क्या है पूरी बातें। चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचने के लिए कानून जरूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर ये मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, कम काम की स्थिति पर ध्यान नहीं देते हैं या पर्यावरण का जो है ख्याल नहीं रखते हैं और इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करे और
उन पर निगरानी रखे। यानी ना सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करने चाहिए। अगर कानून कमजोर होंगे और उनको सही ढंग से लागू ना किया जाए तो उससे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इसका एक सबूत है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है। लोगों की भी क्या जिम्मेदारी है, उसको भी देख लेते हैं। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है। आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हितों में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि सभी की लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसी तरह मजदूर अधिकारों यानी काम का अधिकार, सही मेहनताना और मानवोचित कार्य स्थिति का अधिकार के क्षेत्र में भी अभी हालत काफी गंभीर खराब है। लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएं ताकि सबको जीवन का अधिकार मिले। ये बातें आपने देखा। अब यहाँ पर एक और देख सकते हैं, यहाँ एक बातें और हैं। उसके बाद जो है ये आपका एनसीईआरटी क्लास 8 से संबंधित पूरी बातें रही, जिसमें हमने जाना कि कानून क्या है और सामाजिक न्याय क्या है। मुझे आशा और विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा मिला है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मुझे आशा और विश्वास है कि कहीं न कहीं आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरा ढेर सारा नमस्कार और प्रणाम। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मास्टर प्लान पे बने रहें। नमस्कार।